यूपी उत्तराखंड में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव फिलहाल के लिए टल गया है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर एक सीट जिस पर उपचुनाव होना था 20 नवंबर को यहां वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी की 9 सीटों पर चुनाव होना है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। एक सीट मिल्कीपुर सीट जिस पर फिलहाल के लिए चुनाव टल गया है। उधर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और चलिए हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, चुनावी रणभेरी बच चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है 9 सीटों पर। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है और मिल्कीपुर के बारे में ये अभी जानकारी आ रही है कि एक पिटीशन जो है वो शायद जो है उस लंबित चल रही है। हालांकि अभी इस पर जो है स्पष्ट आदेश आना बाकी है कि स्पष्ट कारण क्या है, लेकिन आपको बता दें कि एक पिटीशन जो है वो लंबित चल रही है और इसी वजह से 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद वहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे बाबा गोरखनाथ, ये जो जब चुनाव वहाँ पर हार गए थे तब उसके बाद उन्होंने अवधेश प्रसाद के खिलाफ एक रिट दाखिल की थी। हालांकि ये अभी एक्चुअल ये कारण है मिल्कीपुर को लेकर या अभी कुछ और कारण है, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल फौरी तौर पर यह जानकारी आ रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जब गोरखनाथ हार गए थे तब उन्होंने वहां पर जाकर बाकायदा एक कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी और उसी की मामला जो है कोर्ट में लंबित चल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा नहीं की है। अब इस पर क्या कुछ जो है होगा आगे फैसला इस पर इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन 9 सीटों की जो बार बार बात कर रहे हैं कि 9 सीटों को लेकर पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। 9 सीटों को लेकर बीजेपी अब अपने पूरा दमखम लगाने की कोशिश करेगी और आपको बता दें कि इन 9 सीटों को लेकर पूरा एक चक्रव्यूह प्लान किया गया है। आज ही बीजेपी का जो सस्ता अभियान है वो उसका दूसरा चरण खत्म हुआ है। ऐसे में तमाम जो विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना था वहां पर विशेष प्रियंका गांधी जल्दी हाउस में एंटर कर जाती हैं। क्या बोले समझ नहीं आ रहा है। क्या हर चीज आपके हिसाब से तय होगी कि रात में आप महाराष्ट्र की कैबिनेट मीटिंग डिसाइड करेगी कि मुंबई में आने वाले सारे टोल फ्री हो जाएंगे। अब गडकरी साहब को इस पर बयान देना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं सर। राजीव कुमार ने ये भी कहा था सुबह एएनआई से बात करते हुए कि जो लोग ईवीएम पे सवाल करते हैं। तो यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल के लिए उपचुनाव टल गया है। 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार बने हुए। विशाल, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, इसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि सारे सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाए जल्द से जल्द। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और अंकित मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या माहौल फिलहाल आपको नजर आ रहा है? चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है? बिल्कुल 13 नवंबर जो तारीख का इंतजार वोटरों को, मीरापुर सीट के वोटरों को था, वो आज लगभग पूरा हो गया है। 13 नवंबर को नामांकन और फिर 23 नवंबर को गिनती होगी। इसके बाद से मेरे साथ कुछ भाजपा के समर्थक हैं, सपा के समर्थक हैं, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? चुनाव में किस तरह वोट करेंगे? 13 नवंबर को जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें भाजपा ही भाजपा आएगी। सारे जिले में कहीं भी देखो सब भाजपा का जोर है। हर जगह किस तरह की तैयारी है? भाजपा सपोर्ट है जी अपनी। चुनाव में क्या होगा इस बार? सपा। क्यों सपा को क्यों वोट दे रहे? भाजपा को बहुत देख लिया है, साझा गुंडागर्दी फैलाई जा रही है इसमें। अब जो आएगी सपा आएगी, जो सीधे है। क्या लगता है, ये सपा कह रहे हैं, आप बीजेपी कह रहे हैं, क्या है? बीजेपी में तो ये दुश्मन आएगी, सब खत्म होगी, बदमाश सारे अंदर बढ़ गए। सपा में तो फिर बदमाशी होगी, सपा नहीं आने की। क्या लग रहा है, लोग सपा को कह रहे हैं, आप भाजपा? ये तो सपा के लोग हैं। भाजपा आएगी, हर जगह भाजपा आ रही है। अभी देखो हरियाणा में देखो भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा आ रही है। तो चारों तरफ भाजपा का राज है, राम राज्य चल रहा है, भाजपा ही भाजपा है। हर तरफ बहन बेटी की रक्षा हुई है, चोरी पे लगाम हुआ है, हर तरफ बदमाशी खत्म हो चुकी है। बहन बेटी रात को किसी टाइम निकल सकते हैं रोड पे, सड़कों 12 बजे 1 बजे। योगी पुलिस सड़कों पर है, तो इसलिए हर जगह भाजपा ही भाजपा है। लोगों का मन भी भाजपा की तरफ ही है। कितना इंतजार तारीख का था, आज तारीख का ऐलान हो? तैयारी और अपने प्रत्याशियों के आगे क्या लगता है बातें हैं क्या होना है क्या नहीं होना है? सपा ही जीतेगी। हम क्यों सपा जीतेगी? सपा ही क्यों जीतेगी?
सपा ही जीतेगी। उनका कार्यकाल पिछले बहुत अच्छा रहा है और आने वाला टाइम भी इन्हीं का है। बिल्कुल, जिस तरीके से सपा और भाजपा के लोगों को कहना है कि सपा वाले कह रहे हैं कि सपा जीतेगी और बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी की तैयारी, देखने वाला समय होगा कि क्या होगा। अभी तो फिलहाल जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। ठीक है अंकित, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, जो लोकसभा चुनाव में मुद्दे रहे थे, क्या आपको लगता है कि उसके बाद बदलाव आया है? खासतौर पर हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद मुद्दे बदले हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल ये जो है ये देखना वाकई में इस पूरे चुनाव को जो है लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि जो पूरी हवा बनाई गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से, खासतौर से सपा ने जो बार बार पीडीए का नारा दिया था, उसका जो है फर्क कितना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो नया अब जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा जो है असर दिखाएगा कि क्या कुछ अभी समीकरण है, क्योंकि बीजेपी का सदस्यता अभियान, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा था, आज दूसरा चरण खत्म हुआ है, तो तमाम जगहों पर विशेष फोकस किया गया उपचुनाव को लेकर। इसके साथ साथ इस बार जो है जो लोकल लेवल पर जो तमाम जो कार्यकर्ता की नाराजगी थी वो खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके बाद लोकल लेवल पर जो विधायक थे उनकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ इस बार खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है। तमाम देखिए आप जो डबल एस का फॉर्मूला था, संवाद और सौगात का, उसको जो है कोशिश किया गया है विधानसभा की जो सीटें जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर। तो ऐसे में डबल एस के फॉर्मूले के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो ये अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे आएंगे। 13 तारीख को पूरा इस पूरे अगर बात करें तो सीधे तौर पर चुनाव होगा, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। 9 सीटों को लेकर पूरा मंथन है। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि बीजेपी दफ्तर में मैं मौजूद हूं और यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो ऊपर की तरफ बैठकर अब मंथन करना शुरू कर चुके हैं। चूंकि देखिए आपको बता दें कि लगातार अब चुनाव को लेकर बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि अभी तक कैंडिडेट घोषणा नहीं की गई है। पैनल जरूर बना लिया गया है, तो माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक जो प्रत्याशी की घोषणा है वो कर दी जाएगी, ताकि समय प्रत्याशियों को मिल सके, क्योंकि पैनल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो 9 सीटों को लेकर ये पूरा पैनल तैयार होगा। तो ये पूरा समीकरण जो है वो एक एक करके दिखाई पड़ रहा है कि हर दल अपने इन चुनाव को जीत करके, देखिए सपा की अगर हम बात करते हैं तो लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में सीधे तौर पर दिखाई पड़ती है। गठबंधन के तौर पर जहां एक तरफ सपा के सामने मुश्किलें हैं, तो वहीं बीजेपी के सामने भी हैं। सपा के सामने मुश्किल ये है कि कांग्रेस को वो कितनी सीटें दें। इसके बिल्कुल विशाल, लेकिन इस चुनाव में भी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने की एक बड़ी चुनौती हो जाती है। वापस आएंगे आपके पास, अखिलेश यादव क्या कहना है सुनवाते हैं। हमारी सरकार को इस पर साफ आना चाहिए। मिले ये अगला कदम है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने मतदान किया है, भविष्य में पूरे दर्जे का भी जो स्टेट का सवाल है वो उनके हिस्से में आएगा। मैं साथ ही साथ आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब को उनकी पार्टी की सबसे बड़ी जीत के लिए बधाई देता हूं। उमर जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के जो भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी मिल रही है वो जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रदेश को और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएंगे। कश्मीरी आवाम के लिए सबसे बड़ा तो यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल के लिए उपचुनाव टल गया है। 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। पल पल के अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विशाल, मेरा सवाल आपसे यही था, क्योंकि अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती हो जाती है पार्टी के सामने, क्योंकि मांग निषाद पार्टी भी कर रही है, अपना दल ने भी उठा दी है सीटों की, तो कैसे बैलेंस बनाया जाए ये भी देखना होगा। और उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन में अभी थोड़ी गांठ है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जो निषाद पार्टी है और आरएलडी है वो उसको कैसे जो है सीट देंगे, क्योंकि निषाद पार्टी 2 सीटें लगातार मांग कर रही है, मजवा और कटहरी पर दावा कर रही है। इसके साथ साथ आरएलडी को मीरापुर सीट देने को लेकर जो है चर्चा है। तो ऐसे में अपने सहयोगी दलों को लेकर ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। पुष्कर सिंह धामी के कहना सुनवाते हैं। उनके अनन्य भक्त हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और वहाँ चुनाव हो रहा है। वहाँ भी दिव्य केदार और भव्य केदार 2014 के बाद बना है। वो यात्रा विकास की तेज़ी से बढ़ेगी। केदारपुरी का पूरा नाम देश दुनिया के अंदर है, वो नाम आगे बढ़ेगा और उपचुनाव में लोग वहाँ विकास को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सर, महाराष्ट्र और झारखंड में भी झारखंड में 2 चरण में चुनाव है सर, 13 और 20 तारीख को सर। नहीं, वहाँ पर लोग भाजपा को ही चुनेंगे, डबल इंजन को चुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को चुनेंगे। उन्होंने जो विकास का काम आगे बढ़ाया है, उन्नति बढ़ाई है, देश की प्रगति की है,
उसको आगे बढ़ाएंगे, अनवरत रूप से उसको चालू रखेंगे। हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार बने। विशाल, मैंने आपको बीच में टोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर रामानुज के पास जाऊंगी मैं। तो देखिए आपको बता दूं कि चूंकि देखिए सहयोगी दलों को भी संतुष्ट करना बेहद जरूरी है, सपा के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो एनडीए के सहयोगी जो दल निषाद पार्टी और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आरएलडी जो है वो लगातार सीटें मांग रहे हैं। हालांकि मझवा सीट पर निषाद पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि वो सीट हमारी थी तो हमको ही जो है दिया जाए। इसके साथ साथ कटहरी सीट की मांग रहे हैं अम्बेडकर नगर से, वही आरएलडी जो है वो मीरापुर की सीट की मांग रहे हैं, क्योंकि उनके जो अनिल कुमार जो वहाँ से जो उनके जो विधायक जो थे वो अब मंत्री बन चुके हैं, माफ कीजिएगा जो इस वक्त सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में ये तौर पर कह सकते हैं कि अब ये तमाम जो समीकरण है इसके अनुसार बीजेपी को अपने सहयोगी दलों को खुश करना पड़ेगा। सपा के सामने कांग्रेस के साथ जो साथ रखने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 6 सीटों को लेकर ऐलान कर दिया है कांग्रेस के पास। अब केवल जो है समझौता करने के लिए 4 सीटें ही रह गई हैं, तो 4 सीटों में कितनी सीटें उनको मिलती हैं ये देखना होगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ठीक है विशाल, बनी रहेगा। जल्दी से रामानुज से एक रिएक्शन लेती हूँ, फिर अंकित के पास जाएंगे। रामानुज, मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि केदारनाथ सीट पर भी मुद्दा विकास ही रहने वाला है। देखिए दिव्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह पहला रिएक्शन है जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण का काम है, वहां के विकास की योजना है, उसको लेकर के भाजपा आगे बढ़ रही है। और न सिर्फ विकास की बात है बल्कि केदारनाथ धाम का चाहे वो मास्टर प्लान है, चाहे वहाँ के स्थानीय और योजनाएं हो या लोगों से बातचीत करना हो, ये सरकार के एजेंडे में शामिल रहा है। तो विकास मुद्दा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और केदारनाथ के आसपास का क्षेत्र का विकास का ही सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा। 2013 से आपने देखा जब से आपदा आई है, तो वो मुद्दे इसमें शामिल होंगे। और फिलहाल इस मुद्दों के साथ में ये भी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो यात्रा निकाली गई थी केदारनाथ तक के, वो भी माहौल गरमाने की कोशिश की है। तो अब सरगर्मियां बढ़ रही हैं और भले ही उत्तराखंड का तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, लेकिन चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ रही है। रामानुज बने रहेगा, वापस आते हैं। मनीष शुक्ला भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। मनीष जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है? निश्चित रूप से चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है 9 सीट पर, जिससे वहाँ जो सांगठनिक तैयारियां होती हैं सभी विधानसभाओं में विधानसभा प्रभारी विधानसभा भेजने कोशिश किया जा चुके हैं। सरकार के मंत्रीगण भी वहाँ अपने अपनी विधानसभाओं में काम कर रहे हैं, उनको भी विधानसभाएं सौंपी गई हैं और सीटें 9 की 9 जीतते इसके लिए कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त की है। मनीष जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब चुनाव होने में बहुत कम वक्त रह गया है? ऐसे में अभी तक आप लोगों ने तो अपने कैंडिडेट्स तक अनाउंस नहीं किए हैं। समाजवादी पार्टी तो आगे निकल गई है आपसे, कम से कम 6 सीटों पर अनाउंस किए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सभी सीटों पर है, कमल का निशान है और कमल के निशान को लेके सांगठनिक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आपके सहयोगी भी कई सीटों पर मांग कर रहे हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, ये सवाल पार्लियामेंट्री बोर्ड का है जी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि इसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का परचम लहराए, इसके लिए सांगठनिक सभी कार्रवाई हो चुकी है, सभी काम चल रहे हैं जी। और सरकार के स्तर पर भी जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष शुक्ला जी हमारे से जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़े और बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। अंकित के पास एक बार फिर से चलते हैं। अंकित, क्योंकि आपके आसपास लोग भी और मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या देख रहे हैं वो लोग इस सीट से। रहा है कि ये कभी बीजेपी के पक्ष में रही है तो कभी रालोद के। इस बार रालोद का जो गठबंधन है वो बीजेपी से है, लेकिन जब पिछली बार ये रालोद का प्रत्याशी जीता था जब सपा से गठबंधन था, जो इस बार की स्थिति है हर बार जो मायावती है वो उपचुनाव से परहेज करती थी, लेकिन इस बार वे भी खुद मैदान में आई हैं। कहीं ना कहीं वोट बैंक पे भी खासा असर पड़ेगा। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। यह चुनाव आ गया है, तारीखों का ऐलान हो गया, क्या लगता है इस तरह चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा चुनाव से क्या किस तरह क्या करना चाहिए, वोटर का क्या इस तरह का सरकार बदलनी है, बदलना चाहिए। सरकार में क्या हो रहा है, दादागिरी ज्यादा होती है, यही नहीं देखा जा रहा है कौन गरीब है कौन अमीर है, किसके साथ क्या हो रहा है।
नहीं देखा जा रहा, बस यही देखा। तो अलग अलग रिएक्शंस लगातार जनता के भी सामने आ रहे हैं। हालांकि मैदान सजकर तैयार हो चुका है, चुनावी रणभेरी बच चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है और अब बारी है पार्टियों की कि वो कैसे कैंडिडेट्स को जनता के बीच लेकर जाती हैं और माहौल बनाने की कोशिश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।